गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएस ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हर वीकली मॉक टेस्ट की तरह आज फिर हम आपके सामने हैं। 8 मार्च का वीकली मॉक टेस्ट RWA और सब्जेक्ट है हिंदी। दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों ने टेस्ट लगा लिया होगा और सबसे पहले हम आपको आपके जो आगामी एग्ज़ाम 14 और 15 को हो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एंड चलिए अब टेस्ट एनालिसिस की स्टार्टिंग करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको, क्योंकि अब ये लास्ट वीकली मॉक टेस्ट है, इसके बाद सीधा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए हिंदी को आप कैसे रिवीजन करें। देखिए, मैंने खुद अपने हाथ से लिख लिख करके शॉर्ट नोट्स आपके लिए रेडी किया है। बस 22 से 23 पेज शॉर्ट नोट्स, मतलब सिर्फ PYQ एनालिसिस। अब 22 से 23 पेज आप ये मत समझिए मैं दोनों साइड का उसको काउंट करके आपको बता रहा हूँ, कुल मिला के वही 10 से 12 पेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने किस चीज़ को काउंट किया, जितने भी यूट्यूब पे क्लासेज आप देख रहे हैं, चाहे वो RWA का क्लासेज हिंदी का चल रहा हो कंटिन्यू पिछले लास्ट 1 मंथ से, आपका एग्जामपुर पे 1 मंथ से लास्ट क्लासेज चल रहा हो, और हिंदी का जो घटना चक्र का PYQ क्वेश्चन बैंक है वहाँ से, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कलेक्ट किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद हम टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको ये PDF हमसे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में इसी में मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से हम इसको PDF को आपको प्रोवाइड करेंगे। हैंड रिटन PDF है, फास्टली रिवीजन आप ऐसे करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मैंने लिखा है, सगोश, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, उन टॉपिक्स को मैंने इस तरीके से कवर अप किया आप सभी के लिए। ये देखिए, हिंदी के सम्मेलन, तो यहाँ से क्वेश्चन तय है, हर वर्ष आता है यहाँ से क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम होता है। ये ट्रिक के साथ मैंने इसको, देखिए ट्रिक के साथ, उसके बाद छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा छंद का टॉपिक है, मात्र इतने छोटे से वे में मैंने इसको, सभी जितने भी छंद होते हैं आपके, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कितने प्रयति होती है ना, किस किस से मिलकर के कौन बना होता है, सारे छंदों को जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी के साथ आप देखेंगे, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड, आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, जो इंपॉर्टेंट है और अभी तक पूछे गए, मैंने सभी को मेंशन यहाँ पे किया आपके लिए। ये है व्यास सम्मान, इसी तरीके से मैंने आपके लिए PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई है, सिर्फ इसमें फालतू की चीज़ें नहीं है, ताकि आप फास्टली कम समय में ज़्यादा रिविज़न कर पाएँ। इसके बाद आप देखिए, ये रहा आपका, ये हो गया आपका सरस्वती सम्मान। इसको आप, मैंने हैंड रिटन खुद ही अपने हाथ से लिखा है इन सभी चीज़ों को। साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया। इसके बाद देखिए, काल आप कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस के काल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, जो कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक है उन्हीं को मैंने ज़्यादा कोशिश की है और विद एग्जाम्पल आपको समझाया है। ये बुक्स से भी ज़्यादा एडवांस आपको मैंने करके दिया है, लेकिन ये मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, विराम चिन्ह वाला, अब तक जो भी पूछा गया कितने विराम चिन्ह होते हैं और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, कामता प्रसाद गुरु ने कितना माना, पूर्ण विराम कैसे होता है नहीं होता है, और किसने कविता को क्या क्या कहा, हिंदी साहित्य के बारे में किसके क्या क्या कथन है। ये कुछ मैं पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। काल विभाजन, आदिकाल को किसने क्या क्या, मतलब कहीं भी किसी भी बुक में इतने मेंशन आपको इतने तरीके से हर एक एंगल से मेंशन नहीं मिलेगा। मैं ये दावा करता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इस PDF को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए हम टेस्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे जिसको भी ये PDF चाहिए, ऐसे ही हमने मैथमेटिक्स की जो स्पेशल ट्रिक्स होती हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाया आपके लिए, बस 10 से 12 पेज में। ऐसे ही GS का मात्र 11 पेज में अब तक के सभी PYQ एनालिसिस करके हमने ये हर सब्जेक्ट का आपके लिए शॉर्ट नोट रेडी किया है, तो आप इसको ज़रूर लें। और जाते टाइम लास्ट मोमेंट में मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप इसको ज़रूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि आप ये मानिए, चाहे एग्जामपुर की क्लासेस हों, ठीक है, चाहे आपका RWA की क्लासेस हों हिंदी की, जो लगातार पिछले 2-3 महीने से चल रही हैं, और घटना चक्र का PYQ, इन सभी को मैंने कंटिन्यू डे बाय डे क्लासेस को भी देखा है और आपके लिए खुद रेडी किया है। अब आप समझिए किस लेवल का इसमें कंटेंट होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए किसी का भी एग्ज़ाम अगर आपका हापुड़, जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, और कोई भी बाहर से उनका एग्ज़ाम हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे पूरे तरीके से, और साथ ही आपका खाने की जो भी सुविधा होगी निश्चित तौर पर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप UP के बाहर से हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें पर्सनली मैसेज करिएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए 8 मार्च का है 2026। पहली बात है, देखिए स्पर्श व्यंजन, तो ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आप सभी को अच्छे से पता है। अब हम आंसर बताएंगे। 25 होती है। 25 कैसे होती है सर, एक बार समझा दीजिए। जी भैया समझ लीजिए, हमारा होता है K वर्ग, Ch वर्ग, T वर्ग, T वर्ग
और पैवर्क। कचट तप आप पढ़ते हैं ना, तो इसमें होते हैं केखे गे घे अणे, तो 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं और 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं। 5 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो ये आपका 25 होता है, और इन 25 को ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 25। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, और बी क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है निम्नलिखित में। बस पूर्ण विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो पूर्ण विराम को कहते हैं भैया फुल स्टॉप। ठीक है, जो इस तरीके से बिंदी लगाते हैं ना, यही फुल स्टॉप होती है। ठीक है, अब भैया ये और बता दीजिए आप मुझे, अर्धविराम किसे कहते हैं। देखिए एक बिंदी लगाते हैं और इस तरीके से ये होता है अर्धविराम आपका। योजक चिन्ह क्या होता है, ऐसे जैसे माता पिता के बीच में लगा दिया। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का ज़्यादा प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह क्या होता है भैया, देखिए आपने ऐसे किया और एक इस तरीके से, ये होता है आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, चलो मेरे जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बना के दिया ना, उनमें सब चीज़ मिलेगी आपको। मेरा दावा है भाई, पर्सनली एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, 35 में आप फिर उसको ना बढ़ा करके 38, 39, 40 तक भी कर पाएंगे, मेरा दावा है पूरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक की वर्तनी शुद्ध है। अब किसकी वर्तनी शुद्ध है भाई, देखो अगर हम बात करें भैया किसकी, इसकी वर्तनी शुद्ध है प्यारे भाइयों। कैसे शुद्ध है जी भैया, एक बार समझा तो देखो। हम लिखते हैं, हमें सबको पता है आविष्कार, है ना, हमें ये वाला पता है, लेकिन ये वाला गलत है भाई। तो आविष्कार कौन सा वाला सही होता है भैया, आविष्कार मेरे भाई ये वाला सही होता है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। क्या होता है, आविष्कार। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे यही वाला आविष्कार लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। देवर्षि नहीं होता, ये होता है आपका देव और ऋषि। देवर्षि, आ का डंडा जो यहाँ पे फालतू में लगा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद भैया नि शब्द नहीं होता, निशब्द होता है। देखिए नि से मतलब एक आधा से बनेगा फिर पूरा श बनेगा, तो निशब्द में ये होगा। एंड इसके बाद आप देखिए प्यारे साथियों, प्यारे भाई लोगों, ये जमाता नहीं होता, ये यमाता होता है। यमाता, यमाता, ये जय जो है ना यहाँ पे, इसकी वजह से गलत हो गया। अब आपको अच्छे से पता चल चुका है। देखिए आविष्कार शब्द कैसे बना है, इसकी संधि भी पूछी जा सकती है आपसे, उसको भी सुन लो एक बार। आविष्कार बना कैसे है, तो भाई आविष्कार बना है आवी, आवी में 2 बिंदी लगाओ प्लस कार, आवी प्लस कार। अब मुझे आप बताएंगे कौन सी संधि हो गई, ये हो गई भाई आपकी विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि की वजह से आपका यहाँ पे जो ये से आया है ना, ये एक्स्ट्रा, ये इसी की वजह से आया, तो ये हो गया आविष्कार। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है भाई, 4 कहता है आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। अब आप सभी को लग रहा होगा क्रोधित, बिल्कुल गलत है, क्रोधित नहीं है भाई। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है ना आपका क्रोध है। कौन सा है, क्रोध। डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, और क्रोध जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। अब तो फिर क्रोधी और क्रोध क्या है, देखिए यहाँ पर जो शब्द है ना, एक क्रोध, कौन सा शब्द हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट। देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे इस वाले की, जो ये क्रोध है ना, ये आपका संज्ञा शब्द है। क्रोध शब्द संज्ञा शब्द कैसे है भाई, बिल्कुल ये संज्ञा शब्द है। जो क्रोधी है, जो आपका यहाँ पर जो क्रोधी है और क्रोधित, ठीक है, ये शब्द क्या है, ये एक तरीके से आप कहेंगे विशेषण शब्द हैं। क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। क्या है, ये विशेषण शब्द आपके सामने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखें, 5 क्या कहता है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। फोकस करिए, नहीं पूछा है भाई, इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन को पेपर करते टाइम ना आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को समझें, तब करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पे कोई जो है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि आपका ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में देखें तो आपका हम भी होता है, तू भी होता है और मैं भी होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, और 6 में देखिए पूछा आपसे प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स जो है ना बहुत सारे स्टेटमेंट मेंशन किए हैं जो अब तक पूछे गए हैं। तो इसको कामता प्रसाद जी जो हैं ये कहते हैं अंताविशेषण। क्या कहते हैं भाई, अंताविशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब 7 क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से गणनावाचक कौन सा है, तो गणनावाचक है 3। कैसे, जो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सब, ये गणनावाचक है। और ये किसका है, ठीक है, गणनावाचक है। ठीक है, आवृत्तिवाचक कौन सा होगा, पहला तीसरा दूसरा, ये तो हो गए गणनावाचक, सॉरी पहला तीसरा दूसरा। अब 3 गुना 4 गुना 5 गुना, आप इनको सबको पढ़ के जाइए। आवृत्तिवाचक कौन सा होता है, गणनावाचक कौन सा होता है, क्रमवाचक कौन सा होता है, सबको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्ययपद है। अब आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर नहीं सब ये यहाँ पे पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो अव्यय है ना वो नहीं शब्द है, क्योंकि कोई फर्क नहीं, जिससे
क्रिया बदलो, कुछ भी बदलो, कोई फ़र्क ही ना पड़े। अगर आप काम को करते हैं तो वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करती, बदल गया ता और ती होते ही, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बोध हो रहा है। लेकिन अगर नहीं के साथ कुछ भी कर लो भाई, नहीं बदलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए यहाँ पर जो 8 का सी है निषेधवाचक अव्यय। आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेरे भाई निषेधवाचक अव्यय, निषेधवाचक अव्यय, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग के लिए पंडिताइन स्त्रीलिंग है, तलवार हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, तलवार म्यान में रखी जाती है। वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा आप, ठीक है। पायल के घुंघरू बज रहे हैं, ठीक है। पायल, पायल क्या है? पायल बजती है या बजता है? बजती है भाई, पंडिताइन, ठीक है। पंडित की जो स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिताइन होता है, आइन प्रत्यय लगता है इसमें, ठीक है। कैमरा जो है यहाँ पे आपका जो कैमरा है भाई, ये कैमरा क्या है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलो कैमरा कैसा है? कैमरा अच्छा है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अध्यक्ष स्त्रीलिंग नहीं है, अध्यक्ष पुल्लिंग है। महोदय भी पुल्लिंग होता है। और दुपट्टा, दुपट्टा कैसा है? कैसी है? दुपट्टा कैसा होता है? तो यहाँ पर क्या हो गया फिर? स्त्रीलिंग हो गया। प्रकृति, प्रकृति सुंदर अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई शब्द पूछा है कि ये वाला वर्ड क्या, हर कोई किस प्रकार का शब्द है? देखिए अगर सब बात की जाए तो हर कोई, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। देखिए अगर आप देखें, दिखता है क्रिया की बात करें तो दिखता है और हर कोई के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ऐसे में हमेशा क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है, सदैव एक वचन के रूप में ये प्रयोग होगा आपका। चलिए भाई, क्वेश्चन 11 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या कहता है देख लीजिए। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? तो श्रोता सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, वो कर ही रहा है, कर ही रहा है। तो इसलिए हम चले जाएंगे किसके साथ में? अपूर्ण वर्तमान के साथ में। अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो पूरे वाक्य को हर एक प्रकार को समझाया मैंने। हेतु हेतु मत भविष्य क्या होता है, संदिग्ध भूत क्या होता है, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भविष्य, संभाव्य भविष्य, तो सबको समझाया उसमें बहुत अच्छे तरीके से। और खुद मैंने अपने हाथ से लिखा है, सबसे बेस्ट तो बात यह है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह मेरा चश्मा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या है? देखो रेखांकित शब्द क्या है? मेरा, मेरा, तेरा, उसका। ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में, ये आपको सभी को पता है। संबंध का, की के, ठीक है। अधिकरण में, पर, ऊपर, ये। और संबोधन हे, अरे, रे, भो। तो इस तरीके से आपको इनके विभक्ति चिन्ह भी सबके पता होने चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए वाक्य में तत्सम और तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तो कौन सा है? देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, पहला ही सही है। घट का घड़ा ही होता है, घट का घड़ा ही होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो इस प्रकार ए आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। और ध्यान से क्या है देखिए, उपसर्ग, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम लगाएं ये वाले ऑप्शन को ट्राई करके देखिएगा आप, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, उपसर्ग को जो है अगर आप देखें तो उपसर्ग को हम स्टार्टिंग में जोड़ते हैं और प्रत्यय को हम बाद में जोड़ते हैं शब्द के, ठीक है। तो बन जाता है नया शब्द। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लोग, आप लोग गलत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत लोग गलत करेंगे। विशुद्ध का विपरीतार्थक क्या होगा? देखिए विशुद्ध का मुझे पता है मैक्सिमम लोग निशुद्ध लगाएंगे और ये गलत है, निशुद्ध नहीं होता भाई। तो फिर क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आंसर होगा भाई, कौन सा आंसर होगा? इसको हम अशुद्ध शब्द जो है ये विशुद्ध का अशुद्ध होता है। अब आप कैसे कहेंगे? देखिए अगर हम बात करें, जो विशुद्ध होता है ना, इसका जो स्पेशल होता है ना, वो होता है दूषित, दूषित, ठीक है। तो दूषित, अशुद्ध, जो अशुद्ध है तो वो दूषित होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अशुद्ध और दूषित ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आंसर हो गया अशुद्ध, ठीक है। यहाँ पे दूषित होता है लेकिन दूषित ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम किसके साथ में जाएंगे? फिर हम लोग सीधी सी बात है, हम अशुद्ध के साथ में जाएंगे। दूषित होता तो सबसे परफेक्ट विशुद्ध का होता है दूषित, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसके साथ में ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है? भाई पराक्रम का पर्यायवाची हम लोग को बताना है, नहीं है, जरूर ध्यान देना। शक्ति बिल्कुल पराक्रम ही होता है, ताकत भी पराक्रम होता है, पुरुषार्थ भी पराक्रम होता है। गरिमा, देखिए गरिमा नहीं होता भाई,
गरिमा नहीं होता और इसका आंसर ये होगा। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति उपासना धर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा, तो वहाँ भी गरिमा शब्द आता है। ठीक है, तो ये वही वाली गरिमा है। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लो भाई, वहाँ से क्वेश्चन आना तय है आपका, ये मान करके चलिए 100% आप क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है वहाँ पे, आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उपासना, ठीक है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता है, तो विचार है, अभिव्यक्ति है, उपासना है और धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, समता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है। गरिमा कितनी है, 1 प्रकार की है। अखंडता की भी बात की गई है। और जो उसकी संस्कृत वाली डेट है ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब वो नहीं पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसको कब अंगीकृत किया गया, वो तो सबको पता है 26 जनवरी 1949। अब ये नहीं, अब उसकी संस्कृत वाली डेट जो है ना वो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, हम भारत के लोग जो शुरू होती है तो संप्रभुता किस में है, भारतीय जनता में निहित है। प्रस्तावना जो ली गई है यूएसए के प्रेमबल से प्रेरित है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, न्याय की भावना कहाँ से है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता कहाँ से है, तो फ्रांस, गणतंत्र की भावना फ्रांस से है, इस तरीके से। अब आप कहेंगे हिंदी में जीएस आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ गया था एक शब्द, मैंने आपको बता दिया। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं रखता है भाई, कौन सा नहीं रखता है, तो देखो दशरथ के पिता उनको अज कहा जाता है भाई, बिल्कुल अज कहा जाता है उन्हें। ठीक है, बकरा अज ही होता है। और अगर आप ध्यान से देखें कमल, देखिए मुझे यहाँ पे जो आंसर लगता है ना, इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कमल जो है ना, इसका पर्यायवाची अज नहीं होता, ब्रह्मा का भी कहीं ना कहीं मुझे देखने के लिए मिला है एक बुक में। तो इस क्वेश्चन पे आंसर हो गया आपका 18 का सी। ठीक है, चलो 19 को देखो भाई। 19 क्या कहता है, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। दोपहर का समय, अब मैक्सिमम भाई लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको, वो जाएंगे किसके साथ, अपराह्न के साथ में। ये नहीं होगा भाई, अपराह्न नहीं होता, मध्याह्न होता है। 12 बजे का समय पूछा है इसने। दोपहर, ध्यान से देखो, दोपहर के बाद का नहीं पूछा है। अपराह्न होता है दोपहर के बाद, संध्या होता है शाम का। ठीक है, अब आपसे निशित जो है ना रात्रि का पर्यायवाची होता है, वो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे होगा मध्याह्न। ठीक है, मध्याह्न मतलब बीच का समय है ना। ठीक है, चलिए भाई इसको क्वेश्चन को जरूर देखें। नयनाभिराम संधि विच्छेद, तो क्या होगा भाई, नयन प्लस अभिराम होगा, कहीं है नयन प्लस अभिराम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नयन प्लस अभिराम। अब मुझे आप लोग इसका बताएंगे कौन सी संधि है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मैंने आपको दे दिया। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी संधि है इसमें। ठीक है, और एक और रह गया अभी तो नीचे, लीजिए भाई, तिरंगे शब्द में कौन सा समास है। आप कहेंगे भैया तिरंगा में तो समास हमें पता चल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दूँ अपनी तरफ से, बहुब्रीहि, अब बताइए कौन सा समास है। अब ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का बन गया है। बहुब्रीहि जैसे ही डाला तो देखिए अगर बहुब्रीहि यहाँ ऑप्शन में होता तो बहुब्रीहि के साथ आप टिक करेंगे। ठीक है, तिरंगे की तरफ, क्योंकि फिर ये रुक करेगा अपना। लेकिन अगर भाई बहुब्रीहि नहीं है तो भैया फिर आप कौन सा टिक करेंगे भाई लोगों, फिर आप जाएंगे द्विगु समास की ओर। किसके, द्विगु मतलब 2 गायों का समूह। तो जहाँ समूहवाचक की बात की जाएगी तो एक तरीके से 3 रंगों का समूह है तिरंगा, तो इसलिए हम फिर द्विगु के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आप आ जाइए 21 की तरफ। 21 क्या कहता है, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंद में है। आप अपने दोस्त को कह रहे हैं सपोज़, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ जैसे आपका पेपर बहुत अच्छा हो, जो आप यूपीएससी 14-15 को देने जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा आपका पेपर हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको इच्छा दी है ना अपनी, है ना, इच्छा जताई है ना मैंने, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये आपका 22 नंबर, इच्छावाचक वाक्य। चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई, आप लोग एक काम ज़रूर करना प्लीज़, जो भी लोग बाहर से हैं मतलब यूपी के नहीं हैं, अगर वो हापुड़ ज़िले में अगर किसी का सेंटर है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें प्लीज़। हम लोग उन लोगों के रुकने से लेकर के खाने की व्यवस्था पूरी करेंगे। ठीक है, ये हम आपको वादा करते हैं, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि हम हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अगर कोई ऐसा मेरा भाई हमें कांटेक्ट करता है तो निश्चित रूप से हम उसकी पूरी कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे। और भाई आप सभी को मैं शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, मेरे पर्सनली शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, आप सभी प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ लें, एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करें। हमारा ये मतलब नहीं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और हम हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारी फैमिली को बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ आप लोगों के हित में हमने ये किया है। और अपनी पर्सनल PDF हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उन पर्सनल PDF को पढ़ें और जानें कि कैसे शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें मेंशन मैंने खुद की हैं, अपने हैंड से मैंने लिखा है उनको, कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है।
PYQ को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बेस पे मैंने टॉपिक को फिर एक्सप्लेन किया है। मात्र आधा आधा पेज में ना, छंद जैसे टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे वाइट वाली बुक में, ठीक है, तो मैंने वाइट वाली बुक से उसको निकाला है और मात्र आधे पेज में सारे छंद की मात्रा, यति, जगड़ कहाँ पे होता है, तगड़ कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ों को मेंशन कर दिया, मात्र आधे पेज में ख़त्म कर दिया उन सब चीज़ों को। इसलिए बार बार बोलो, ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलो इसको देखो, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन, ये तो आप सभी को पता है कि पूर्ण वर्णन या का पूर्ण वर्णन होगा, तो का पूर्ण वर्णन होगा तो सी के साथ आप चले जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा भाई सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये रहा आपके सामने, और क्या कहता है ये, जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नगर डॉट 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 पीटती रे प्रीत न करियो कोय। तो ये किसका कथन है भाई, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मीराबाई का कथन है। किसका है ये, मीराबाई का कथन है, किसका, मीराबाई का। और 24 का आंसर हो जाएगा डी। मतलब ये क्या कहना चाह रही हैं कि जो मैं ऐसा जानती रही प्रीत किया दुख होए, मतलब कह रही हैं कि अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो नगर ढूंढेरा पीटती रे प्रीत न करियो कोई, तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देती कि भाई प्रेम कोई मत करना। कौन कह रही है, मीराबाई कह रही है। मीराबाई को किससे प्रेम हुआ था, श्री कृष्ण जी से प्रेम हुआ था, ठीक है। चलो भाई ये लीजिए, क्वेश्चन करिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा समास है, ये तो आप सभी का ही करेक्ट होगा, मुझे पता है, वीर रस होगा यहाँ पे। 26, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि घुमा करके दिया है और बहुत शानदार क्वेश्चन, इसके लिए RW की तारीफ करनी पड़ेगी आज, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, अब सभी लोग पढ़ें, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है क्योंकि तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब जब ऑप्शन देखेंगे तय वर्ण आपको ये, तो ये आपको चमकेगा ही नहीं इसमें, क्यों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उत्प्रेक्षा है, प्रत्यानुप्रास है, एंड आपका और क्या है, शब्दालंकार है, स्वाभिरोक्ति है, ठीक है, स्वभावोक्ति। अब यहाँ पे कहीं भी अनुप्रास तो है ही नहीं, लेकिन आप सभी को ये तो पता है ना कि अनुप्रास जो होता है किसका भेद है, अनुप्रास भाई शब्दालंकार का भेद है, तो इसलिए आंसर तो सामने है, लेकिन कन्फ्यूज़न करने के लिए पूरा घुमाया गया क्वेश्चन को, और घुमाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे हो गया हमारा शब्दालंकार, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, शब्दालंकार अर्थालंकार, जैसे मैंने आपको छंद को दिखाया ना अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्धसममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है, ऐसे अलंकार होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, उनके भेद होते हैं, ठीक है। चलो भाई 27 को देखो, ये क्या कहता है, थपड़ी बजाना, ठीक है, थपड़ी बजाना मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि आप किसे कहेंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट, इसको UPSI 2018 में और UPSI 2021 में कई शिफ्ट में पूछा गया है, साथ ही आपका UPP 2024 कांस्टेबल वाली परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बैक टू बैक हिंदी के जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रिपीट होता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में वैसे बसा लेंगे कि कभी इसको भूल ही ना पाएँ, ठीक है। तो बताइए भाई 29 का आंसर क्या होगा, ये सॉरी 28 है, तो 28 का आंसर जो होगा स्वयंभू को कहते हैं। देखिए स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं और इनकी एक फेमस रचना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछी जाती है, पमौचर्यु, पमौचर्यु, और ये क्या है, ये जैन साहित्य पमौचर्यु, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की सही जो कृतियों का क्रम है भाई, वो होगा सबसे पहले मधुशाला आएगी, फिर मधुबाला आएगी, ठीक है, फिर मधु कलश आएगी, फिर मधु कलश के बाद कौन सा आएगी, निशा निमंत्रण आएगी, ठीक है। तो कौन सा हो गया 29 का आंसर, इस हिसाब से देख लीजिएगा, ये जाएगा मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। मोस्टली लोग इसी तरीके से बुक्स में हैं और याद भी ऐसे ही करते हैं इनको, तो ये पूरा सिक्वेंस वही दिया गया है जो बुक्स में होता है, ठीक है। इसको देखिए, गणेश विद्यार्थी पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पुरस्कार भी रिपीट होता है, कई बार रिपीट हो चुका है, और ये हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो लोग हिंदी की पत्रकारिता करते हैं हिंदी साहित्य क्षेत्र में उनको ये दिया जाता है, बहुत फेमस पुरस्कार है, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में इसको प्रतिवर्ष कौन देता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय, और 89 से स्टार्ट हुआ है ये देना, ठीक है। चलो 31 को देखो भाई लोग, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, भाई अकर्मक मतलब जहाँ कर्म की प्रधानता ना हो, तो देखिए चालक गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सकर्मक हो गई, यहाँ कर्म की प्रधानता है। माँ स्वेटर बुनती है, स्वेटर, ठीक है, ये भी सकर्मक हो गई। रामू खाना खा रहा है, क्या खाना, ये भी सकर्मक हो गई। श्याम हंसता है, यहाँ पर आपको कोई कर्म दिख रहा है नहीं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, डी। चलो, और ये रहा क्वेश्चन 32,
लीजिए भाई, 32 का आंसर करेंगे। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। आप यहीं आइए, अन्यत्र मतलब और कहीं मत जाइए। कहीं मतलब कि वहाँ मत जाइए। आप जैसे दिल्ली मत जाइए, मुंबई मत जाइए, पटना मत जाइए, रांची मत जाइए, है ना। तो क्या है, ये स्थान के तो बहुत करा रहा है, तो स्थानवाचक। भाई आप आइए तो हापुड़ आइए, ठीक है। कहाँ आइए? हापुड़ आइए, दिल्ली मत जाइए, इस तरीके से। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, मेरा मार्क्स चला गया जिससे मैं यहाँ पे टिक कर रहा था, तो ऐसे ही आंसर बताते, तो कोई नहीं, कुछ आंसर बचे हैं। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। अब मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाची में बदलने पर क्या होगा। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो उसके द्वारा घोषणा करा दो, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। तो 33 का आंसर आपका क्या हो गया? सी आंसर। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो ये वाला जो सी आंसर है यहाँ पे करेक्ट हो गया। मेरा जो पेन है ना वो डाउन हो चुका है, तो इसलिए अब मैं निशान नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसे ही देख लीजिएगा भाई, ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बेगम शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? आपने लगा होगा अरबी फारसी, बिल्कुल सही है, अरबी फारसी लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये जो है ना बेगम शब्द, ये तुर्की भाषा का शब्द है। एक्चुअल में तुर्की भाषा का शब्द है, और तुर्की भाषा के एक पुल्लिंग शब्द है वहाँ पे बेग, और बेग से बना है बेगम, ठीक है। ये अरबी फारसी में कहीं कहीं यूज़ में दिखता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग जो है ये रिलेटेड जो है तुर्की भाषा से रिलेटेड है। तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। 35 इनमें से कौन सा भारतीय तो युग के रचनाकार नहीं है? ध्यान से देखिए, नहीं शब्द जहाँ पे आएगा उसको आपको ध्यान से देखना है, नहीं बोला है। तो प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, इनके ये रचना है। और हिंदी प्रदीप तो इनकी बहुत फेमस पत्रिका है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के ही हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम पूछा जाता है, ये भी भारतेंदु युग के हैं। एंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो आपको पता ही है, हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। तो इनके नाम पे ही तो भारतेंदु युग है। तो यहाँ पे कौन बचा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये प्रमुख आलोचक हैं। और ये जो किस युग से संबंध रखते हैं अपना, ये रखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी वाले युग से। महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला युग कौन सा है भाई? द्विवेदी युग 1900 से 1919, ठीक है। ठीक है, 1900 से 1919 द्विवेदी युग। और इसमें द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो कौन सी पत्रिका का संपादन करेंगे? सरस्वती पत्रिका भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो पत्रिका। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है वो कौन सा है? देखो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, डी आंसर होगा, 36 का डी, अंधा युग। तो अंधा युग में उन्होंने क्या दिखाया है? जो अंधा युग है 36, उसमें ही उन्होंने आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया है महाभारत का नाटक जो है, ठीक है। चलो ये 37 लौकिक संस्कृत। देखो अगर मैं आपको इसको क्रम बता दूं, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको आंसर, आप फिर मैं आपको बाद में आंसर बताऊंगा, पहले इसका पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आती लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से पाली आती है, पाली से प्राकृत निकलती है, प्राकृत से अपभ्रंश निकलती है, और अपभ्रंश से अवहट निकलती है, और अवहट से प्रारंभिक हिंदी। तो इस प्रकार से लौकिक संस्कृत जो निकली है किससे? तो वैदिक संस्कृत से निकली है। तो आपका सी आंसर आपके साथ, सी आंसर के साथ आराम से वैदिक संस्कृत जहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप चले जाइए और वैदिक संस्कृत देखिए यहाँ पे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा अपभ्रंश हिंदी, जो अपभ्रंश हिंदी निकली है अगर हम बात करें तो वो प्राकृत से निकली है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ना कहीं ओवरटेक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका आंसर जहाँ तक है, अगर देखिए वैदिक भाषा से अगर हम नहीं लेते हैं तो संस्कृत मानिए, फिर उसको क्या मानिए? लौकिक संस्कृत जो है संस्कृत से निकली है, और फिर प्राकृत ले जाइए। तो या मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको बी लगाना चाहिए। अगर वैदिक भाषा की जगह वैदिक संस्कृत होता तो डेफिनेटली हम सी के साथ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पूरा क्रम बता दिया, इस क्वेश्चन को छोड़िए, आप पूरा क्रम जान लीजिए एक बार फिर से। पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकली, अपभ्रंश से अवहट निकली, और अवहट के बाद आपकी प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार से इनका विकास हुआ है। और देखो भाई, इस पद्यांश जो ये आपका गद्यांश दिया गया, इसको आप खुद पढ़ेंगे। आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के समकक्ष से अपने को अछूत नहीं रख सकती, तो हिंदी का यह एक विशेष गुण है। तो अछूत रखने मतलब सीमाओं को तोड़ रही है, सीधी बात है। यहाँ पे सीमाओं को तोड़ने की बात की जा रही है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, और नहीं विदेशी शब्दों को बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द तो लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगी अगर हम अन्य भाषाओं के शब्द लेंगे। अच्छा वाचन वही हो सकता है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? जो निर्विकार हो, मतलब जिसका कोई आकार ना हो, या जिसमें स्वर का आरोह अवरोह ना हो, या जो अस्पष्ट हो। अस्पष्ट तो सीधा काट दीजिए, जो अस्पष्ट नहीं है वो अच्छा वचन कैसे हो सकता है? जिसमें शब्दोच्चारण को उचित ध्यान रखा गया हो,
देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आपने पैसेज मेरे साथ पढ़ा है तो सीमाओं का जहाँ पर निर्बंधन की बात की गई है तो अच्छा वाचन कौन सा हो सकता है, जहाँ शब्दों को सीमित ना किया गया हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर ए हो सकता है, ए के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ए नहीं हुआ तो फिर आंसर डी होगा, इसलिए आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर ना RWA का ऐसा होता है कोई भी आंसर दे सकता है, इसमें गैस हम कर तो सकते हैं लेकिन उसका आंसर जो होगा दोनों, क्योंकि एंगल देखा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में किस टाइप ज़्यादा उसका परसेंटेज झुका हुआ है। ठीक है, तो जो निर्विकार हो, मतलब भाषा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए मैं ई के साथ जा रहा हूँ। और स्पष्ट रूप से हमें पैसेज में ये बात देखी है, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, बिल्कुल के गे समझाओ बच्चे को, इसके बाद सबसे परिचित कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुरंत लिखने लग जाए, तुरंत लिखने के लिए उसको ये सब कराना चाहिए, या वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, या वह धारा प्रवाह बोलने लगे, या फिर एक ऑप्शन होगा आपका, ये उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। देखो भाई, अगर हमें ये समझाना है, वर्ण को समझाना है, फिर शब्द को समझाना है, तो वर्ण को तो हम इसलिए समझा रहे हैं कि तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान हो जाए, है ना, इसीलिए तो वर्ण को, उन सब चीज़ों को समझाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, और 40 ये आपके सामने, उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है। भाई 100% केंद्र बिंदु पूरा, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी को ही प्रस्तुत कर रहा है, तो केंद्र बिंदु क्या होगा आपका, हिंदी हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा ए। अब उसके बाद जीएस के भी थोड़े से आंसर बता दूं आपको, चलिए जान लो। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है भाई, तो वो बारहसिंगा है। कौन सा है, बारहसिंगा। राज्य पशु बारहसिंगा है। और राज्य पुष्प टेचू पलाश है। राज्य मछली कौन सी है, बताइए राज्य की मछली आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और पक्षी कौन सा है, सारस क्रॉन्च है। बरगद आपको जानते ही होंगे। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है यूपी की, ओ राज्य यूपी की राज्य मिठाई। चलो, हाल ही में चर्चित स्थायी मध्यस्थ न्यायालय पीसीए का मुख्यालय कहाँ है। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आरबीआई एक्ट से की गई थी भाई, 1935 से, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के टेस्ट में। और साथियों, ये था हमारा पूरा टेस्ट का एनालिसिस। अब एक बार ना फिर से मैं नोट्स दिखा दूँ प्लीज़, आप लोग ना इस नोट्स को ज़रूर देखने की कोशिश करें। देखो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ आपको, देखो शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, मैंने एक साथ उनको पिरो दिया और प्लस करंट से अपडेट कर दिया। देखो 11 की 11 शास्त्रीय भाषाएं मैंने लिख दी हैं, और उसकी ट्रिक भी है। टच टक मो, TSTKTMO, टच टक मो मतलब तमिल तेलुगु, ठीक है, तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़िया। और ये अभी 5 जो है ना, मराठी पाली प्राकृत असमिया बंगाली, ये अभी जुड़ी हैं। तो ये करंट अपडेट हो गई, 2024 में जुड़ी थी, ये लेटेस्ट है। और देखो केंद्रीय हिंदी भाषा संस्थान कहाँ पे है, हिंदी संस्थान कहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तय है एकदम। देखो काल विभाजन, रामचंद्र शुक्ल ने किसको क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, 100% चांसेस लग रहा है। विराम चिन्ह से देखने के लिए मिलेगा, एकदम तय है भाई। कविता को किसने क्या क्या कहा, हिंदी साहित्य, इसके काल विभाजन को देख लो। काल विभाजन के बाद अगर आप ऊपर समझ में ना आए ट्रिक से, तो नीचे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखो ये आसन केवल भूतकाल में होता है, देखो आसन केवल भूतकाल में होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें उपवाक्य निर्भरता होती है, कैसे हो सकती है, वो मैंने आपको सब समझाया है। बुक में इस तरीके से लिखा हो नहीं, ये सब मैंने अपने हाथ से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। देखो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, पहले मैंने इनके बारे में लिखा, कब से शुरू हुआ, कौन देता है, ठीक है, कितनी भाषाओं के लिए मिलता है, प्रशस्ति पत्र, इनामी राशि क्या। उसके बाद मेन जो है जिन जिन को मिला है, उसमें से भी सिलेक्टेड निकाल के मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको परचेज़ नहीं करना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं अभी, और उस पर से क्लिक करिए। और ये हमने टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर हम इसको क्या कर रहा है, इसको सेंड कर दे रहा है। अभी क्लास के तुरंत बाद आप टेलीग्राम चैनल में इसको देख सकते हैं। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन याद नहीं होता ना, आइए ट्रिक ये रही, IM SLP, इतना नशा मारा, फिर बस एक ट्रिक याद करिए, सारा खत्म। और ये रहा छंद, देखो मैंने कैसे डिवाइड किया, मात्रा, सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देखो वर्णमाला को मात्र एक पेज में पिरो दिया मैंने पूरा, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। और ये रही मेरी ट्रिक, जिसके लिए मैं बहुत कहता हूँ आपसे। देखिए स्पर्श व्यंजन का आज के टेस्ट में क्वेश्चन था ना, तो का, चार, टाटा, पा, कचट, तप, 5 पंजे 25 मैंने आपको वहाँ करके बताया। लिखिए K4 कंठ है, T4 तालव है, M4 मूर्धन्य है। तो KTM 2 याद करिए, कचट, तप, और उसके बाद सारे आपको कहाँ से कौन सा उच्चारण स्थान है, ये भी साथ के साथ पता चल जाता है भाई, ठीक है। और इसके साथ ही एक सोचना है, जिन्होंने भी, आपको पता ही होगा लेखपाल का जो पेपर देने जा रहे हैं भाई, लेखपाल की डेट आ चुकी है 21 मई, आप सभी को उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और लेखपाल के लिए हम स्पेशल अपने चैनल बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल से लेकर 2-3 सब्जेक्ट की कमांड खुद मैं अपने हाथ में रखूँगा।
ये मानिए कि मेरा बहुत अच्छा यूपी स्पेशल में बहुत तगड़ा वाला कमांड है। तो आप ज़रूर जुड़िए। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यूपी स्पेशल के जितने भी अब तक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए मैंने उनका बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर रखा है और मैं करंट से बिल्कुल अपडेट रहता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो। तो आप करंट से अपडेट रहा करिए भाई। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और जो भी भाई लोग आप उड़ाएंगे ना, एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास रुकने की जगह नहीं है, दूर से आ रहे हैं तो आप। लेकिन भाई शर्त यहाँ पे ये है कि आप यूपी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट मतलब हापुड़ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इतने लोगों का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लिमिटेड लोगों को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे जो आउट ऑफ यूपी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब करते जाइएगा, दिल से मेहनत करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। और अगेन जाते जाते आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो। और बिल्कुल एकदम धैर्य के साथ करिएगा। ऐसी गलती मत करना कि आप बैठे रहें कि अंत में 10 मिनट में हम OMR भरेंगे, ऐसा मत करिएगा भाई प्लीज़। पहले आप 2 सब्जेक्ट कर लीजिए, हिंदी और जीएस, जैसे भी जिस कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से। लेकिन 2 सब्जेक्ट करने के बाद OMR भर लीजिए, फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट करिए। तो OMR ज़रूर भरते रहिए। बाद में आप क्या है ना कहीं प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देंगे, सही आंसर लगाए हुए टिक गलत कर देंगे, उनको गोला गलत भर देंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।